हाय एवरीवन, वेलकम टू बिंदास फिजिक्स। और बात करेंगे हम आज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में, जो कि जितना सिंपल है उतना एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को बताने की कोशिश करूं, मान लीजिए एक सिस्टम है और वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पर है ना। जो टोटल एनर्जी है उस सिस्टम का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना। और हर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी होगा है ना वो होगा हाफ के टी, जहाँ पर क्या है टी क्या है हम लोग आगे देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप लोगों को कुछ नया लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है तो नया बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाता हूँ कि जितना कोऑर्डिनेट्स आप लोग लेंगे उतना ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। मान लीजिए आप लोगों ने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर आप लोगों ने आगे बढ़ा है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 1। मान लीजिए दो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 2। मान लीजिए तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड या यू वी डब्ल्यू, तब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 3। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम के लिए तीनों कोऑर्डिनेट यानी कि 3D में देखेंगे, यानी कि तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, यानी कि हम लोग 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए देखेंगे और प्रूफ करेंगे कि हर एक के लिए जो एनर्जी होगा वो होगा हाफ के इंटू टी, है ना। अब प्रूफ की ओर चलते हैं। प्रूफ क्या कहता है कि हम लोग को एक बात यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल भी ऑल्टरनेटिव नहीं है इसके लिए, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार जो काइनेटिक एनर्जी होता है गैस मॉलिक्यूल्स का एट टेम्परेचर टी, वो कितना होता है हाफ ऑफ mc² इज इक्वल टू 3/2 kT। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग को याद रखना पड़ेगा, आप लोग ना चाहे तो भी, है ना। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। b क्या है, यहाँ पर b क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यहाँ पर b नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पर होगा k। क्या होगा, यहाँ पर होगा k, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग c की बात करते हैं तो c क्या होगा, c इज इक्वल टू √(c1² + c2² + cn² डिवाइडेड बाई n, है ना। तो यहाँ तक आप लोग शायद समझ गए होंगे, है ना। तो इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जैसे c क्या है स्पीड है, और इन लोगों हम लोगों ने स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया n से, यानी कि हम लोगों ने इसका क्या निकाला है, मीन निकाला है। और इस मीन को हम लोगों ने रूट कर दिया, रूट ओवर कर दिया है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, है ना। c² का मतलब ये होगा c² इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा टर्म, क्योंकि रूट ओवर उस साइड चले जाएंगे तो c² हो जाएंगे। और हम लोग को ये भी पता है कि मान लीजिए हम लोगों ने एक यहाँ पर क्या ले लिया है, c कंपोनेंट ले लिया जो कि स्पीड है, और इस स्पीड का एक u कंपोनेंट है जो कि x डायरेक्शन पर है, एक v कंपोनेंट है और एक w कंपोनेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं c² इज इक्वल टू, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इन तीनों का क्या हो जाएंगे, स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये लिख दिया है ना। अब देखते हैं कि एक कंटेनर में मान लीजिए गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो रैंडमली मूव करेंगे इधर उधर, है ना। तब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो u है, v है, w है कंपोनेंट्स है, ये तीनों का वैल्यू हमेशा बराबर आएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जा रहा ही नहीं है। जितना u में जा सकता है उतना v में भी जा सकता है, उतना w में भी जा सकता है। तो u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू w, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, u को पहले स्क्वायर कर देंगे, तो u² v² w का तीनों साइड में हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। फिर तीनों साइड पर हम लोगों ने हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाए, है ना। और हम लोग को कोई दिक्कत भी तो नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ m, तो क्या हो जाएंगे हाफ m u², हाफ m v², हाफ m w² इज इक्वल टू 3। जरूरत पड़ने पर हम ये यूज़ करेंगे, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 का वैल्यू मिला था यहाँ पर हम लोग को, 2 का वैल्यू क्या था, c² इक्वल टू u² + v² + w², ये हम लोग जाके इक्वेशन नंबर 1 पर पुट कर देते हैं, यानी कि जो हम लोग को मानना था ना चाहते हुए भी, है ना। तो इस पर पुट कर देते हैं तो क्या होगा, कितना होगा, हाफ m c² की जगह पर ये पुट करेंगे इज इक्वल टू 3/2 kT, है ना। m को अंदर डालेंगे तो क्या होगा, हाफ m u² + हाफ m v² + हाफ m w²। लेकिन यहाँ पर u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू w है, यानी कि v और w की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, u लिख सकता हूँ, यानी कि हाफ m u² + हाफ m u² + हाफ m u², तो हो जाएंगे 3/2 mu² इज इक्वल टू 3/2 kT। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, है ना। सिर्फ u के लिए पकड़ेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे यार, तो v के लिए भी पकड़ते हैं और w के लिए भी पकड़ते हैं, है ना। तब क्या हो जाएंगे,
3/2 mv² इज इक्वल टू 3/2 कहती, 3/2 mw² इज इक्वल टू 3/2 कहती, है ना। ये 5 और 6 उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले समझा था, है ना। अब 3/2 कहती, 3/2 कहती, और इक्वेशन 4 में भी हम लोगों ने देखा था वो तीनों किसके बराबर आए हैं, इसके बराबर, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है, यानी कि 3/2 को हम लोगों ने एक बार लिख लिया और बाकी इन सब टर्म्स को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि तीनों का वैल्यू 3/2 कहती ही है। अब यहाँ से हम लोग अगर 3 को कैंसिल आउट कर दें तब हम लोग के पास आता है हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mw² इज इक्वल टू हाफ कहती, यानी कि u v और w 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए इसका एनर्जी कितना है, हाफ कहती। दस हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ कहती। अब आप लोग वीडियो को समझ गए, ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर कुछ भी नहीं समझा तो यार मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आप लोग को नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।